नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। गुजरात में जो 2 दिन का अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा है, उसमें एक चीज़ और है जो पार्टी वहाँ डिस्कस करेगी पार्टी के भविष्य के अलावा। वो ये है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है और पार्टी का रोल अब उस इंडिया गठबंधन में क्या रहेगा। क्या लोकसभा चुनाव के साथ इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है या इसको आगे कांग्रेस जिंदा रखना चाहेगी? अगर चाहेगी तो कैसे सहयोगियों के साथ, किन सहयोगियों के साथ आगे चलना चाहेगी? ये इन अहम मुद्दों पर भी बात होनी है। इस इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस के सामने एक रोड़ा है विद इन गठबंधन, सबसे बड़े रोड़े का नाम है ममता बनर्जी। और फिर आते हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए, अरविंद केजरीवाल को आपने निपटा दिया, लेकिन ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा नाम है। ना उनके बगैर इंडिया गठबंधन का कोई वजूद है और ना ममता बनर्जी जिस एटीट्यूड के साथ चलती हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में कंफर्टेबल है। लेकिन क्या कांग्रेस या राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ खड़े होते कहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी को फिलर भेज रहे हैं या सिर्फ राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में एक बहुत अहम मुद्दा चला है, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती का जो क्वैश करने का ऑर्डर दिया है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को जस का तस रखा है, उसके बाद ममता बनर्जी बड़ी दुविधा में है। क्योंकि हजारों शिक्षक उस शिक्षक भर्ती में ऐसे भी थे जो जेन्युइन थे, जो 8-8, 9-9 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब परिवार हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। अगर ये सारी भर्तियां रद्द हो गई तो उसमें बहुत सारे जेन्युइन जो टीचर्स हैं वो भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और फिर इतने सालों बाद दोबारा टेस्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस आदेश को नहीं मानेगी। वो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के साथ भी दो हाथ करने के लिए एक तरह से तैयार हैं, लेकिन वो इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा पश्चिम बंगाल में ये है। बीजेपी इसको भुनाना चाह रही है, ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार, ममता बनर्जी की सरकार का भ्रष्टाचार बताती है, क्योंकि इस भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के एक मंत्री भी जेल में गए थे। लेकिन ममता इसको लोगों के सेंटिमेंट के साथ जोड़ रही है। ममता को लगता है कि अगर इस मुद्दे पे मैं खड़ी रही तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया है। या तो भर्ती घोटाला या भर्ती होने के 1, 2, 4, 5, 6 महीने बाद ही हो जाती रद्द तो अलग बात थी, इतने सालों बाद, और वो भी उन लोगों को भी इसका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो सही तरीके से चुने गए थे। तो ये ममता बनर्जी ने मुद्दा उठाया। अब इस मुद्दे को राहुल गांधी ने भी उठाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? हालांकि राहुल गांधी ने जिक्र किसी और का किया है कि किसके कहने पर वे मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि वो इस मुद्दे को देखें, क्योंकि इस मुद्दे की वजह से बहुत सारे, जो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए गुजारिश की है द्रौपदी मुर्मू से, राष्ट्रपति से, कि इस मामले पर हस्तक्षेप करें। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने ये चिट्ठी या जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो एक शिक्षक शिक्षिका अधिकार मंच है, वो राहुल गांधी के पास आए थे या राहुल गांधी को अप्रोच किया था। उन्होंने जब ब्रीफ किया सारे मामले को, उसके बाद उनकी समझ में आया, तब उन्होंने जो है वो राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। ये तो है, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी राजनेता है, एक कवर तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसा मैं कह रहा हूँ कि सीधा सीधा ममता बनर्जी की सपोर्ट में खड़े हो गए। लेकिन ये जो कवर है, इसको अगर आप साइड रख के देखें तो क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ इस मुद्दे पर खड़े होकर एक फिलर भेज रहे हैं? फिलर मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ये जानते हैं कि अभी उन्होंने 2-3 बड़े राज्यों की लड़ाई हाथ में ले रखी है, जिसमें गुजरात है जहां अधिवेशन अभी हो रहा है, बिहार है, और फिर उसके अलावा असम है, महाराष्ट्र है,
बहुत से बड़े राज्य उन्होंने हाथ में रखे, उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल में अभी राहुल गांधी ने वो हलचल शुरू नहीं की है, पश्चिम बंगाल को लेकर अभी कोई एक्शन मोड में नहीं आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 2027 में पश्चिम बंगाल के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और अभी अगर कांग्रेस कुछ एक्शन मोड में आती भी है तो भी इस इतना बड़ा एक्शन नहीं कर पाएगी कि बंगाल में कोई चुनौती दे सके। और बंगाल में कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन लेफ्ट मुझे लगता है अब इस देश में ज़्यादा बचा नहीं है। लेफ्ट का आखिरी बड़ा स्तंभ अगर कोई था तो वो सीताराम येचुरी थे, राहुल गांधी के फ्रेंड थे, राहुल गांधी के अच्छे दोस्त थे, बनती थी दोनों में। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कांग्रेस में जो लेफ्ट की झलक दिखती है ना आपको, वो सीताराम येचुरी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब येचुरी नहीं रहे हैं, प्रकाश कारत, वृंदा कारत सब साइडलाइन हो गए हैं, नए जो है वो बनाए गए हैं कर्ता धर्ता, जो भी पदाधिकारी लेफ्ट में होते हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी के साथ आ सकती है, या ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबक सीख चुकी हैं कि कांग्रेस को साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है। बेशक पश्चिम बंगाल में एक सीट कांग्रेस की उन्होंने छीन ली, लेकिन ओवरऑल देश में जिन कांग्रेस को वो 40 सीट भी नहीं दे रही थी, वो 99 सीट लेके आई। फिर अभी ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की कमान मेरे हाथ में दे देनी चाहिए। उसके बाद जो कांग्रेस ने रुख अपनाया, तो आज केजरीवाल कहाँ हैं आपको ढूंढना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव जो ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला रहे थे, उनको भी आज कांग्रेस जो है वो सीधी आंख में आंख डालकर बात कर रही है। ममता बनर्जी ऐसा नहीं चाहेगी कि जो एग्रेशन दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाया वो पश्चिम बंगाल में दिखाए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फ़ायदा बीजेपी का ही होगा, ममता बनर्जी का नुकसान होगा, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ भी अब एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है। तो ममता बनर्जी के सुर भी नरम हुए, और अभी जब लोकसभा में वक्फ मामले को लेकर, वक्फ बिल मामले को जब इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ, तो बड़े दिनों बाद ममता बनर्जी के सांसद कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आए, वरना वो अपनी ढपली अपना राग अलग बजा रहे थे। यहां एकजुटता दिखी, तो उस एकजुटता से मुझे लगा कि शायद पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं। पहली बार होगा, लेकिन आ सकते हैं, और आना मजबूरी भी हो सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी साम दाम दंड भेद, या इंग्लिश में कहें बाय हुक और क्रुक, किसी भी हालत में सत्ता पाना चाहती है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को खदेड़ना चाहती है। अब ऐसे में अगर ममता अलग लड़ती हैं, कांग्रेस और लेफ्ट फिर एक साथ आ जाते हैं। अब मैंने कहा लेफ्ट को मुझे नहीं लगता कांग्रेस उतना तवज्जो देगी जितनी पहले देती थी। अब अगर लेफ्ट के साथ जाती भी है कांग्रेस, तो एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाएगी। एग्रेशन दिल्ली से शुरू हो चुका है, बिहार में दिख गया है, पश्चिम बंगाल में ममता अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इस तिकोने मुकाबले में फ़ायदा बीजेपी को ही होगा। इसलिए ममता के लिए फ़ायदेमंद यही है कि कांग्रेस जितना शांत रहे उतना बेहतर है। इसलिए अगर गठबंधन बनता भी है और कांग्रेस को कुछ सीटें ममता को देनी भी पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये चाह रही है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से वक्फ के मुद्दे पर एक साथ दिखा, तो एक पॉजिटिव संदेश इस देश की माइनॉरिटीज़ में गया। वो भी नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन टूटे, लेकिन कांग्रेस इतना ज़रूर चाहती कि इंडिया गठबंधन की कमान उसी के पास रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि ममता को पैसिफाई किया जाए। ममता पैसिफाई होती है तो फिर कांग्रेस को चैलेंज करने वाला इंडिया गठबंधन में कोई नहीं है, और अगर ममता नाराज़ होती है तो फिर उनके साथ केजरीवाल, और उनके साथ कोई भरोसा नहीं कि अखिलेश भी दिखें, कोई भरोसा नहीं शरद यादव भी दिखें, शरद पवार माफ़ कीजिएगा, और भी कोई दिख सकता है। तो फिर अगर इंडिया गठबंधन टूटता है,
सही में बताऊं तो 2029 के लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। इसलिए दोनों ही चाहते हैं, एक बंगाल में सत्ता बचाए रखना चाहता है, एक दिल्ली में अपनी कमान बचाए रखना चाहता है। तो दोनों पार्टियों का मजबूरी में ही सही, लेकिन साथ आने का अंदेशा मुझे ज़्यादा लगता है लेफ़्ट और कांग्रेस के साथ आने के मुकाबले में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप भी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।